हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 2 के लिए सोशियोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज यूनिट लेकर आया हूं। तो यूनिट 5 में हम लोग आज देखेंगे राज्य, राजनीति और विकास। बहुत ही यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न आपको, एक प्रश्न किसी साल में 2 प्रश्न प्रतिवर्ष आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में उस क्विज को भी मैं कराऊंगा और बताऊंगा, उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। प्लीज़ अगर आप व्हाट्सएप से देख रहे हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप शेयर कर दें। फेसबुक पर आप हमें शेखर मौर्य के विदाउट स्पेस दिए आप सर्च करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और यूट्यूब पर आप ऐसे ही देख रहे हैं। तो इस तरह से आप प्लीज़ थोड़ा से शेयर कर दें, जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनते रहिए। पेन और कापी प्लीज़ आप ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ आप उसे नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे विचलन यानी डेविएंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कई टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि जो विचलन है वह कुछ निश्चित प्रतिमान और सामाजिक मापदंड इसमें पाए जाते हैं सामाजिक विचलन में। तो जो सामाजिक विचलन है यह जो विपरीत इसके आचरण हैं, जो यानी समाज में जो प्रतिमान है, मापदंड हैं, उसके जो विपरीत आचरण होता है सामान्यतः उसी को हम लोग क्या मानते हैं, विचलन मानते हैं। देखिए यहाँ पर सामाजिक प्रतिमानों या मापदंडों के विपरीत आचरण करने को ही सामान्यतः विचलन माना गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो समाजशास्त्री हैं हमारे, वह क्लिफोर्ड शाह हैं, ग्लेक्स रिचर्ड हैं, क्लोवार्ड हैं, लायड हैं, सदरलैंड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये समाजशास्त्री हैं विचलन के। और अपराधों का इन्होंने अध्ययन किया और विचलन के रूप में ही इन्होंने अध्ययन किया है। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। थियोडोरसन का ये जो थ्योरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इनकी परिभाषा, विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, इसलिए मैं इसे आपको इसमें मैंने नोट डाउन किया हुआ है। और इस तरह से इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए मैं शॉर्टकट में ही चल रहा हूँ और इसके बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं बनेगा। जितना मैंने इंक्लूड किया है उसी में ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं विशेषताएं क्या है कि विचलन का जो संबंध है एक विशिष्ट समाज और संस्कृति से है। यह वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर हो सकता है। विचलन सामाजिक मानदंडों से बहुत अधिक दूर हटना है, ये इसके विशेषताएं हैं। और इसका कारण भी हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जब व्यक्ति को उसके उचित जो व्यवहार है उसका उपयुक्त पुरस्कार और अनुचित व्यवहार का दंड अगर नहीं मिलता है तो वह विचलन करने लगता है। आई बात समझ में? अगर कोई बच्चा गलती करता है उससे सुधारा न जाए तो अक्सर वो गलती करना जारी रखता है। ठीक है, या कोई व्यक्ति है दोषपूर्ण या अपूर्ण समाजीकरण होता है तो वह विचलित होता है, जैसे शिक्षा हुआ। ये सब उचित व्यवस्था न होना ही उसके विचलन का कारण हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि जो इड अहम और परा अहम है, इसमें संघर्ष के कारण जो विचलन को बढ़ावा मिलता है ये विचलन का कारण ही है। राइट, चलिए अब मैं इसको और बता देता हूँ कि जो विचलन है इसके अलावा 3 और इसके रूप हो सकते हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, प्रतिमानहीनता। ये सब बहुत ही अच्छा। इसमें इमाइल दुर्खिम का बहुत बड़ा हाथ होता है इसे संयोजन करने में। संयोजन करने का मतलब कि इसे परिभाषित करने में, और इनकी ही परिभाषा आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगी। ठीक है, तो इमाइल दुर्खिम हुए, मर्टन हुए, ये सभी लोगों ने इस पर अध्ययन किया है। जैसे इमाइल दुर्खिम ने अपने अध्ययनों में यह प्रयुक्त किया कि भाई
और मर्टन भी इन्होंने इनोमी में विचलन के रूप में प्रस्तुत किया है। और मर्टन ने कहा है कि समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्रगति के लिए संस्थागत साधनों की उपलब्धता में टकराव होता है। जब यह विचलन की ओर इंगित करती है तब ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से मतलब ये सांस्कृतिक लक्ष्य या इस तरह से जो व्यवहार करने लगते हैं, कर्मकांड, विधिवाद, प्रत्ययनवाद, विद्रोह, ठीक है। तो ये सब जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, लाइक एग्जाम्पल की परीक्षा में नकल करना या कराना, नौकरशाही, भिखारी, पागल, क्रांति, ये सब मतलब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपराध, क्राइम। क्राइम क्या है भाई, देखिए अपराध जो है एक सार्वभौमिक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके नियम बनाए गए हैं। अगर मैं और छोटे शब्दों में कहूँ कि क्राइम कानून का उल्लंघन है, चाहे कोई कार्य कितना भी अनैतिक या गलत क्यों न हो, किंतु अपराध नहीं कहलाता जब तक आपराधिक कानून में उसे अपराध न माना गया हो। कानून में उसे अपराध न माना गया हो, ये कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है। यानी कानून का आपने उल्लंघन कर दिया तो वही अपराध है। अगर आपने कुछ कर दिया है लेकिन कानून ने उसे अपराध नहीं माना है तो वो अपराध नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको मैं एक परिभाषा बता देता हूँ इलियट और मेरिल की। उन्होंने कहा कि अपराध कानून द्वारा निषिद्ध वह कार्य है जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, जेल के द्वारा दंडित किया जा सकता है। ये तो अपराध है। अपराध कानून द्वारा निषिद्ध है वह कार्य है जिसमें कि बदले में कोई भी करता है, जो भी कार्य करता है, चाहे मृत्यु, जुर्माना, कैद, जेल, इसके द्वारा दंडित किया जा सकता है अपराध करने के उपरांत, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ अपराध के क्या मतलब इस तरह से कारण हो सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो अपराध है उसको, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समाजशास्त्री हैं सदरलैंड की, उनकी मैं एक वर्गीकरण बता देता हूँ। ये दो प्रकार का मतलब अपराधी मानते हैं सदरलैंड। पहला तो निम्न वर्ग का अपराधी, दूसरा श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। निम्न वर्ग का जो अपराधी होता है छोटे तबके का होता है, और श्वेत वस्त्रधारी जो अपराधी होते हैं वह सफ़ेद पोस्ट में तो होते हैं लेकिन वो बड़े पद पर होते हैं, बड़े पद पर हो करके अपराध करते रहते हैं, ठीक है। वही हेज ने चार प्रकार के अपराधी बताए हैं। लोम्बोसो ने 4 प्रकार के अपराधी बताए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपराधी इस तरह से मतलब किया गया है जो वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं कि अपराध के कारण क्या क्या है। अपराध के कारण में पहला है जैविक कारण, जिसमें आयु, लिंग, शारीरिक दोष, वंशानुक्रमण। आयु भाई क्या है, आयु अपराध शास्त्री में क्या कहा गया है, देखिए आयु भी व्यक्ति को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण कारक कहीं न कहीं कही जा सकती है। अगर युवावस्था में जब अपराध अधिक किए जाते हैं तो मेरे ने क्या कहा कि अपराधी युवा अधिक होते हैं। आप देखे होंगे कि युवा अपराधी अधिक होते हैं। अगर मैं लिंग की बात करूं तो लिंग में क्या है भाई, देखिए अधिकतर जो पुरुष ही अपराध करते हैं। इसका कारण है कि पुरुष का जो स्वभाव होता है आक्रमणशील होता है, और जो लड़कियां होती हैं उनका जो व्यवहार होता है वो प्रायिक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि नियंत्रित रहता है, ठीक है। और मैं बात करूं तीसरा शारीरिक दोष, जो भाई जितने भी फीमेल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप घर में मतलब इस तरह से ज़्यादा गुस्सा करते हैं या नहीं, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। मतलब इसलिए नहीं कि मैं अपराध पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं, मैं इसलिए एक सर्वे हो जाएगा कि भाई पुरुष ज़्यादा आक्रमणकारी होते हैं या स्त्रियाँ, क्योंकि इसमें जो अपराध को माना गया है मतलब जो अपराधी होते हैं वो अक्सर करके मतलब कि पुरुष ही माना गया है समाजशास्त्रियों के द्वारा। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से शारीरिक दोष भी होता है, वंशानुक्रमण होता है। जैसे वंशानुक्रमण में अगर मैं बात करूं कि अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात ही होते हैं, और वंशानुक्रमण से अपराधी प्रवृत्ति भी आ जाती है परिवार में। जो पिता दादा इस तरह से जो होते हैं तो उनका जो मतलब चला आता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो भी उस तरह से मतलब होता रहता है, ऐसा लोम्ब्रोसो का मानना है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है,
जो वैज्ञानिक कारण है उसमें मानसिक कमी हो जाता है, कभी कभी मानसिक रोग हो जाता है, तो इस तरह से भी व्यक्ति जो है अपराध करने लगता है। ठीक, चरित्रहीनता होती है तो इस तरह से भी वो मतलब करने लगता है। अगला है कि पारिवारिक कारक। तो पारिवारिक कारक में जैसे वैवाहिक स्तर हुआ, परिवार टूट जाता है, कभी अनुशासन नहीं हो पाता है, कभी कभी गलत सामाजिकरण हो जाता है, तो इस तरह से भी पारिवारिक कारण की वजह से भी अपराध का कारण हो जाता है। और इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट में कि आर्थिक कारण। आर्थिक जो कारण है वो जैसे आर्थिक विभिन्नता हो गई, व्यापारिक स्थिति हो गया, कम मजदूरी, बेरोजगारी, ये सब के सब मतलब निर्धनता, गरीबी, शिक्षा, ये सब क्या है, सब आर्थिक ही कारण है। भाई पैसा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो भी व्यक्ति सोचेगा कहाँ से भी पैसा मतलब मिल जाए। आगे देखेंगे हम लोग सामाजिक। तो सामाजिक जो कारण है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कुरीतियाँ हुई, चलचित्र हुए, सांस्कृतिक संघर्ष हुआ, गंदी बस्तियाँ हो गई, शिक्षा, सामाजिक विपटन। तो जो सामाजिक कारक में हम शिक्षा रखेंगे, आर्थिक कारक में भी रख सकते हैं, मतलब इस तरह से। तो इस तरह से ये सभी के सभी मतलब अपराध के कारण हैं जो कहीं ना कहीं अपराध को प्रोत्साहित करते रहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे अपराध के सिद्धांत। तो अपराध के सिद्धांत में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत। तो प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे गांव देहात में इस तरह से कि कहा जाता है कि भूत प्रेतों में लोगों से अपराध करवाते हैं, ये मतलब काल्पनिक सिद्धांत है। मतलब कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि अपराध का जो कारक होता है वो भूत प्रेत होते हैं, उसे बताया गया है। कहा जाता है कि भाई भूत प्रेत जो होते हैं लोगों से अपराध करवाते हैं, ये काल्पनिक सिद्धांत है। ठीक, आगे देखेंगे शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत में क्या है, देखिए बेंथम में कहा कि 1764 में बेकेरिया ने इस सिद्धांत का उपयोग दंडशास्त्र में किया गया था। और बेकेरिया का कहना है कि यह सुखवादी सिद्धांत है। व्यक्ति अपराध तभी करता है जब इससे सुख मिलने की अनुभूति होती है। ठीक है, देखिए अपराध जैसे किसी को मारना, जैसे किसी को कोई मार देता है, क्यों मारता है, इसलिए मारता है कि हो सकता है उसकी ज़मीन वो ले ले, तो उसे सुख, कहीं ना कहीं सुख मिलता है, इसलिए वो अपराध कर बैठता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं भूगोलवादी। देखिए भूगोलवादी जो ये सिद्धांत है ये अपराध को भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम मानता है। जैसे क्लेवेट और ग्वेरी मानते हैं कि इस सिद्धांत में जो जलवायु है, ऋतु है, प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं, शक्ति है, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, ये अपराध के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि अपराध की जो प्रकृति है, जैसे भ्रूण हत्या का किस मौसम में होते हैं, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस मौसम में भ्रूण हत्या होती है। और हत्या और गंभीर अपराध कब होते हैं, ये जुलाई में होता है। पितृ हत्या कब होती है, जनवरी अक्टूबर में होता है। और प्रणों में बलात्कार कब होता है, जुलाई अगस्त में होता है। तो इस तरह से अच्छा, व्यक्ति अपराध कब करता है, मई और जून में करता है। संपत्ति का अपराध कब होता है, किस मौसम में होता है, तो दिसंबर और जनवरी में होता है। युवकों में बलात्कार कब होता है, जून में होता है। तो इस तरह से ढेर सारे ऐसे मतलब कैलेंडर हैं अपराधियों के जो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने बनाए हैं। तो ये सब सोर्सेस मैंने बुक से इस तरह से लिया है। ठीक, तो देखिए आगे मैं बताऊं आप लोगों को श्वेत वसन अपराध, बहुत ही ये बेहतरीन चीज़ है। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं समाजवादी। तो समाजवादी जो मतलब कि इस तरह से सिद्धांत है, ये एक निश्चयवाद पर ही जोर देता है। जैसे कार्ल मार्क्स, एंजल्स ने, देखिए ये लोग क्या कहते हैं कि अपराध का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो आर्थिक दशाओं से ही है। यदि आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहे तो अपराध कम होंगे। अगर आप कोई भी व्यक्ति है अपराध तभी करता है, कहा गया है कि जब उसे सुकून मिले या उससे कोई लाभ हो तभी तो अपराध करता है। राइट, नेक्स्ट जन्मजात। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका है जन्मजात, ये इसमें यहाँ से आपको प्रश्न बनना ही बनना है श्वेत वसन अपराध में। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो श्वेत वसन अपराध है उसके जो मतलब क्या कर सकते हैं, सॉरी, जन्मजात, ये श्वेत वसन अपराध नहीं है, बल्कि देखिए जो जन्मजात अपराधी होते हैं, लोम्ब्रोसो ने बताया था कि अपराधी जन्मजात होते हैं,
क्योंकि अपराधियों की कुछ शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती है वो इसी प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य व्यक्तियों से मतलब अलग या भिन्न प्रमाणित करती है। अपराधी व्यक्तियों के लक्षण अलग प्रकार के होते हैं जो जन्म से ही उसमें देखे जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर इसका बुरा मत मानिएगा, अगर आपके घर में कोई आपका भाई बहन पिता या कोई भी व्यक्ति यदि नशा करता है तो आप उसे पहचान सकते हैं। आपके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ, आप इससे पहचान कर सकते हैं। वह अगर नशे का शिकार हो रहा है, मतलब नया नया पकड़ रहा है व्यक्ति, तो समझ लीजिए कि वो आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा, वो हमेशा सबसे अलग रहना चाहेगा। समझ लीजिए कि वो कुछ न कुछ गलत कार्य कर रहा है। आप एक बार ज़रूर इसे करिएगा, क्योंकि मैं इसमें पहले था तो इस तरह से थोड़ा सिद्धांत जानता हूँ, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि श्वेत वसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद वस्त्रधारी अपराध या सफ़ेद पोश अपराध ये होता है जब श्वेत वसन अपराध को अभिजात या भद्रवर्गीय अपराध इसे मतलब करता है। तो इसे विकसित करने का जो श्रेय है एडविन और सदरलैंड को जाता है। सदरलैंड ने ही दिसंबर 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में अपने भाषण में श्वेत वसन अपराधिकता पर एक विचार व्यक्त किया था, और ये विचार वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के शीर्षक के अंतर्गत दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेत वसन अपराध सदरलैंड का। तो आइए देखते हैं इनकी एक परिभाषा है कि यह अपराध संभावित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाला ये होता है। तो सदरलैंड ने कहा था भाई कि देखिए जो श्वेत वसन अपराध है वह ऐसे मतलब उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाला अपराध होता है। मतलब अगर मैं इस परिभाषा का अर्थ स्पष्ट करूं कि भाई श्वेत वसन अपराधी की सामाजिक जो स्थिति है वो उच्च होती है तथा वह अपने व्यवसाय के अंतर्गत अपराध करता रहता है। अगर मान लीजिए कोई टीचर है या कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर है मतलब प्रबंधक है, तो वह अपने हिसाब से किसी व्यक्ति किसी बच्चे का रिजल्ट बना देता है, तो क्या वो एक प्रकार का अपराधी तो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। या कोई मंत्री है तो अपने पद का दुरुपयोग करता है और कहीं ना कहीं इस तरह से घपला अपला हो जाता है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनार्ड की। तो क्लिनार्ड ने देखिए श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यवसायिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। इन दोनों की बहुत ही मिलीजुली परिभाषा रहती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके मतलब जो श्वेत वसन अपराध है वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इसके कारण भी है, जैसे अज्ञानता हुआ, लापरवाही, कानून की जानकारी का अभाव, जो व्यापार है उसके विज्ञापन में भी कुछ प्रभाव है। ठीक है, अदालत से बचने की प्रवृत्ति, मतलब धन का महत्व, ये बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं जो श्वेत वसन अपराध के कारण हैं। राइट, अब हम लोग देखेंगे करप्शन, भ्रष्टाचार। यहाँ पर मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार, योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने क्या कहा कि देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रष्टाचार जो है वह कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी एक ऐसी व्यवस्था है में पनपती है कि जहाँ आर्थिक संसाधनों से संपन्न और सशक्त वर्ग के लोग काम करते हैं जो कानूनी और नैतिक नियमों के आदर्शों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। राइट, अब देख लेते हैं इसके क्या कारण हैं, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं। इसमें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत कारण। देखिए व्यक्तिगत कारण क्या होता है कि देखिए इसमें गरीबी हो गया, अर्थहीनता हो गया, परिवार का भरण पोषण करना, या व्यक्ति की ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है जिससे कि उसे ये करना पड़ता है, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। राइट, सेकंड देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको प्रतिस्पर्धा हो गया, नव समृद्ध हो गया, मतलब आज़ादी के बाद देश में विकास की अनेक योजनाएं लागू हो गई हैं। ठेके लाइसेंसों का बोलबाला हुआ, जटिल व्यापारिक क्रिया में हेरा फेरी कर सकने वाला, मतलब इस तरह से अलग अलग इतने क्राइम होने लगे हैं आज के समय में कि इसका कोई मतलब कारण नहीं हो सकता है, अनेक कारण इसमें विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक
कारण। तो इसमें कानून का जो खोखलापन है, ये कानूनी विधियों की जटिलता है। मतलब भारत में इतने कानूनी झपटे पपटे होती है रहती हैं कि आप सभी लोग जानते ही हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में बहुत बोलबाला इसका तो है, आप सभी लोग जानते भी हैं। जैसे सत्ता की बोलबाला हो, सत्ता की राजनीति हुई, खर्चीली दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली हो गया, उच्च राष्ट्रीय नेता हो गए, शक्तिशाली प्रजातंत्र हो गया। तो इस तरह से ये बहुत मतलब है। अगर मैं सदरलैंड की बात करूं तो उन्होंने कहा था भाई कि कानून भंग करने वालों को प्रश्रय दिया जाता है, निहित स्वार्थों के विरुद्ध कानून में अड़ंगे लगाए जाते हैं, सार्वजनिक निर्माण के ठेकों में भ्रष्टाचार चलता है। तो इस तरह से बहुत ऐसे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सांस्कृतिक कारण। इसमें देखिए जो मूल्यों का गिरावट हो गया, चरित्र का संकट हो गया, सामाजिकरण का दोष हो गया, आदर्श नियमों का संघर्ष, यानी इतने ये मतलब ये सभी के सभी सांस्कृतिक कारण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या में हम लोग देखेंगे, सॉरी एक इसमें मैं मिस्टेक कर रहा हूँ भ्रष्टाचार में। तो देखिए भ्रष्टाचार में जो मादक द्रव्य व्यसन है, ये भी बहुत आज के समाज में नशीले जो द्रव्य हैं जैसे अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, भांग, एलएसडी, ये सभी नशा उत्पन्न करने वाली दवाएं हैं। और बूटियों का प्रयोग इतनी मात्रा में बढ़ गया कि प्रत्येक समाज में मादक द्रव्य व्यसन एक चिंता का विषय बन गया है। और जो मादक द्रव्य व्यसन व्यक्ति की इसमें जो स्थिति होती है, औषधि का इतना अधिक सेवन करने लगता है कि सामान्य अवस्था में रहने के लिए उस पर आश्रित हो जाता है कि यदि वह औषधि उसे नहीं मिलती है तो वह बीमार सा अनुभव करता है। ये मादक द्रव्य व्यसन यानी जो नशीली दवा होती है उसके सेवन की स्थिति के कारण होता है। अंग्रेजी में इसे ड्रग कहते हैं, ड्रग्स, राइट। और दूसरे उपचार भी हैं जैसे अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, गंजा, चरस, कोकीन आदि, ये सब मतलब इस तरह से उपचार भी इससे होता रहता है। ठीक है। और एक मैं आपको बताऊं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मैं आपके लिए जो कीवर्ड्स ये सब लाता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए जो मादक द्रव्य का जो व्यसन का विस्तार हुआ है, देखिए नशीले पदार्थों के शिकार केवल युवक ही नहीं है, ये 12 से 14 वर्ष तक के बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक रिसर्च किया गया था, उसमें जो प्रतिभाशाली छात्र थे उन्हें अच्छे छात्र सामान्य या मंद बुद्धि छात्रों की अपेक्षा इनका सेवन अधिक करते हुए मतलब पाया गया था। और नशीले पदार्थों का सर्वाधिक सेवन परीक्षार्थियों के समय में पाया गया था, यानी जब परीक्षा हो रही थी उस समय पाया गया था। और ये मतलब रिसर्च में ये भी मतलब बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि जो शहरों और विश्वविद्यालयों में 25% छात्र नशीले पदार्थों का सेवन करते पाए गए हैं। यह लत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में अधिक पाई गई है। ठीक है। और वहाँ के एक प्रोफेसर थे गोविल, उन्होंने कहा था कि भाई शिक्षक तथा छात्रों के मध्य संबंधों का अभाव है, बदलता परिवेश इसके जिम्मेदार है। ठीक है। अब देख लेते हैं सुसाइड यानी आत्महत्या। थोड़ा सेशन बड़ा हो रहा है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपको कहीं कोई कमी ना हो इसके लिए थोड़ा सा मैं लंबा वीडियो कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो केवन है उन्होंने कहा था कि भाई आत्महत्या स्वेच्छा से अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए होती है, अर्थात मतलब मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर जीवन को बचाने की असमर्थता ही है। असमर्थता यानी जो आत्महत्या, ये 3 तत्व इसमें पाए जाते हैं। पहला तो स्वेच्छा, जागरूकता और प्रयास। देखिए इसमें कारण भी बताया गया है, जैसे वैयक्तिक कारण हो गया। तो वैयक्तिक जो कारण है इसमें लंगड़ा लूला मतलब शारीरिक दोष, शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक स्वभाव, ये सभी के सभी मतलब वैयक्तिक कारण यानी आत्महत्या के कारण ये होते रहते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया, बहुत दिन से दवा कर रहा है, कहीं पर जा कर के सुसाइड कर लेता है। और नेक्स्ट है पारिवारिक कारण। तो इसमें परिवार जो है उसमें कलह होता है, रोमांस, दुखी दाम्पत्य जीवन, ये मतलब पारिवारिक कारण हो सकते हैं यहाँ से। और ये पारिवारिक कारण ही सुसाइड का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण जो होता है, धार्मिक जो रूढ़ियाँ हैं, प्रथा है, कुरीति है, ये सभी के सभी धार्मिक कारण में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में दोषपूर्ण सामाजिकरण, सामाजिक एकता का अभाव, ये सभी के सभी इसके कारण है।
नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में निर्धनता, महंगाई, व्यापार में असफलता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, ये सभी के सभी आर्थिक कारण से ही होते रहते हैं। तो आइए अब फाइनली अब चलते हैं कि आपके एग्ज़ाम में यानी प्रति वर्ष पूछे गए हैं यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से। तो ये पहला मैंने पिकआउट किया है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है कि ये किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है। जे डगलस, पी सेंसबरी, ई दुर्खाइम या मोर्सली। देखिए तो इसका जो मतलब राइट आंसर है वो हो जाता है आपका कि इमाइल दुर्खिम। यानी इमाइल दुर्खिम ने अब उनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस है द सुसाइड, इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था और उनका मानना था कि भाई आत्महत्या एक सामान्य घटना है जो सभी समाजों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी किस मार्ग का अनुसरण करता है? कर्मकांडवाद, हताशा, पश्चगमनता या अस्वीकार्यता? तो जो लोग ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो वो ज़रूर बता देंगे। तो ये जो पश्चगमनता है यानी सामान्य अर्थ में इसका मतलब होता है कि पीछे हटना। तो यह अवधारणा जो है वो आर के मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के प्रतिमानों और संस्थानों जो संस्थागत मानदंड हैं उनके अनुकूलन में किए जाने की जो योजना में किया गया है, जबकि जो व्यक्ति होता है वो जो संस्थागत जो संसाधन होते हैं उसको अस्वीकार कर देता है। इसमें मद्य व्यसनी बन जाना, मादक दवाओं का सेवन करना, साधु बनना, ये सभी की सभी स्थितियां जो है वो पलायनवादिता यानी पश्चिमता की ही मतलब होती रहती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाज की निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? देखिए ये प्रश्न आपके जून 2019 में भी आया था और इससे 2018 में भी आया था। तो ये सभी के सभी मतलब इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अहंकारी, भाग्यवादी, संबंधी, परार्थी और नामन विकारी है। तो यहाँ पर इमाइल दुर्खिम ने मतलब उन्होंने कहा कि भाई निम्न जो विनिमय नामन विकारी है यानी एनोमिक, ये मतलब प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सुसाइड में लिखा था कि भाई ये 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया गया, जिसमें यथार्थ है मतलब अहमवादी है, परार्थवादी है या एनोमिक यानी नामक विकारी, ये सभी एवं भाग्यवादी एनोमिक आत्महत्या अधिक से अधिक रूप में सावयिक समाजों में आर्थिक मंदी या इस तरह से पाए जाने के कारण पाई जाती है। राइट, तो वीडियो कैसा लगा आज का आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और एक प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर हमें दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप पूरा अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप पूरा कमेंट करके अच्छे से कमेंट में लिख कर भेजिए। आपको मैं ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप कमेंट अच्छे से लिखते हैं तो। ठीक, तो इसका आप आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।